हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में ऊपरी व्यय के अवशोषण टॉपिक को समझने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो विभिन्न प्रकार के ओवरहेड्स की मदें होती हैं, उन मदों को विभिन्न उत्पादन विभागों और सेवा विभागों में किस प्रकार से बांटा जाता है, किस आधार पर बांटा जाता है, और वापस सेवा विभाग के व्यय उत्पादन विभागों के ऊपर किस प्रकार से अनुभाजित किए जाते हैं, इसको हमने समझा था। आज हम देख रहे हैं कि जो ऊपरी व्यय है उनका अवशोषण उस विभाग में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किस प्रकार से किया जाए, उस उपकार्य पे, जॉब पे कैसे ओवरहेड्स प्रभारित किए जाए, अवशोषित किए जाए। आपको मालूम है जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम ऐड कर प्राइम कॉस्ट ज्ञात करते हैं और उसके बाद में हम लिखते हैं यहां पर ओवरहेड्स। यद्यपि आगे अगर अपन कैटेगराइज करें ओवरहेड को भी तो प्रोडक्शन ओवरहेड होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होंगे। पर मुख्यतः अगर हम बात करें ओवरहेड्स की तो अब ये यहां पर किस आधार पर लिखे जाएं, इसे कहते हैं अवशोषण। एक एग्जांपल के तौर पे मान लें कि उस अवधि में जिसकी की ये गणना की जा रही है, संपूर्ण फैक्ट्री में 40,000 रुपए के ओवरहेड्स हुए। चूंकि ये सीधे किसी विभाग से संबंधित नहीं होते, अगर सीधे विभाग से संबंधित होते तो डायरेक्ट ही हो जाते हैं। तो इनका प्रभारित किया जाना है विभिन्न प्रकार के उपकार्यों के ऊपर या डिपार्टमेंट्स के ऊपर, तो इसको बांट के इस उपकार्य पे जिसके लिए कॉस्ट शीट बनाई जा रही है, इस जॉब पर इसमें से कितना हिस्सा यहां पर लिखा जाए कॉस्ट शीट में, ताकि इस उपकार्य की सही लागत ज्ञात हो सके। इसके लिए हमें विभिन्न अवशोषण की दरों को समझना होगा कि किस दर के आधार पर यहां पर ये राशि कैसे कैलकुलेट करके लिखी जाए, ताकि इस जॉब की, इस उपकार्य की लागत, सही लागत ज्ञात की जा सके। और इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं अवशोषण की दरें। तो 3 प्रकार के ओवरहेड्स होते हैं: उत्पादन ऊपरी व्यय, प्रशासकीय ऊपरी व्यय और विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय। तो पहले मैं इसमें से प्रशासकीय और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बाद में देखते हैं, क्योंकि मुख्यतः जो है सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट जो होता है वो प्रोडक्शन ओवरहेड का ही होता है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड की रीतियां ही प्राय अवशोषण की दरों की जब हम बात करते हैं तो उत्पादन ऊपरी व्यय के अवशोषण की दरों से ही उसका आशय होता है। यद्यपि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के भी एब्जॉर्प्शन रेट्स होती हैं, वो भी हम ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लेते हैं हम अवशोषण की दरें उत्पादन ऊपरी व्ययों के लिए, और इसके लिए कुछ विभिन्न विधियां हैं, प्रिस्क्राइब्ड है कि इन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। अगर वो सीधे ही किसी विभाग से संबंधित किए जा सकते हो ऊपरी व्यय, तो उस आधार पर, अन्यथा हमारे पास में उत्पादन ऊपरी व्ययों के अवशोषण की जो विभिन्न विधियां हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड बोले, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोले या वर्क्स ओवरहेड बोले, एक ही बात है। इसमें से पहली रीति है प्रतिशत आधारित रीति, दूसरी आधार है वो है दर पर आधारित रेट निकाली जाती है, और तीसरी है उत्पादन पर आधारित, जिसमें इकाई दर ज्ञात की जाती है। तो मैं पहला ले रहा हूं इसमें अवशोषण की विधियों में प्रतिशत आधारित रीतियां, जिसमें वापस आप देख रहे हैं यहां पर 3 है: प्रत्यक्ष सामग्री रीति, डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेज मेथड। ये मेथड तब लगाया जाता है जबकि उत्पादन में एक बड़ी लागत जो होती है वो सामग्री की अगर हो तो इस रीति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही प्रत्यक्ष श्रम लागत, डायरेक्ट वेजेज परसेंटेज मेथड, इस रीति का प्रयोग तब करते हैं जबकि उत्पादन में एक बड़ा भाग श्रम का उसमें हो। और तीसरी है मूल लागत या प्राइम कॉस्ट परसेंटेज मेथड, ऊपरी व्यय की दर निकाली जाती है, प्रतिशत ज्ञात किए जाते हैं मूल लागत पर आधारित। तो कोई भी दर हम ज्ञात करें तो अंश और हर
ऊपर तो हम ओवरहेड लिखते हैं और नीचे वो आधार लिखते हैं जिस आधार पर की कंप्यूटेशन की जानी हो। चूंकि हम बात प्रतिशत रीति की कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर साइड है, नीचे वाला पोर्शन है, हर हिंदी में बोले तो हर, ये अंश और ये हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हर या डिनोमिनेटर की बात करें तो वो जो इसके लिए उत्तरदायी है कि उस उपकार्य के ऊपर कितना प्रोडक्शन ओवरहेड लगाया जाए, वो निर्धारित करते हैं कि किस आधार पर, कौन सी रीति पर यहां पर आधार को बनाना है। अगर सामग्री है तो यहाँ पे सामग्री आएगा, श्रम है तो यहाँ श्रम आएगा, और अगर मूल लागत है तो यहाँ पर नीचे मूल लागत लिखी जाएगी। तो ये दरें कैसे होती है, मैं अगर एग्जांपल लूं तो पूरी फैक्ट्री में मान लेते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल 4000 रुपए का था, डायरेक्ट वेजेज 8000 रुपए का था, और एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं तो ये 12000 रुपया प्राइम कॉस्ट हो गई। और साथ में ये भी कहा कि ये जो जॉब है जिसके लिए कि हमें ओवरहेड्स दे रखे हैं उस फैक्ट्री के, वो मान लेते हैं 20,000। तो कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट 32,000। ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हम जब जॉब की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट जो मटेरियल लगा वो लगा 400 रुपया, डायरेक्ट वेजेज जो लगा वो लगा 1000 रुपया, और इस प्रकार से ये 1400 रुपये इसकी प्राइम कॉस्ट है। और जो समस्या है जो हम डील कर रहे हैं जिसको हम कि ओवरहेड यहां पर कितना लिखा जाए। तो फैक्ट्री में क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा 4000, तो फार्मूला इसका बन गया। अगर हम फार्मूले की बात करें, अभी मैंने वैसे बोला था पर फिर भी, अगर ये जो प्रतिशत है डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेज इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल का भाग दे दे, ये बेस हो गया हमारा यही वाला, किसमें भाग दे दे, ओवरहेड्स में भाग दे दे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फार्मूला बन गया। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 4000, ओवरहेड्स कितने हैं 20,000। प्रतिशत अगर अपन ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा 500%, यानी कि 5 गुना लगता है ओवरहेड। तो यहां पर कितना है 400 रुपया जॉब पे कैसे लगाया जाएगा ये, और ये इसका 500% यानी कि कितना हो जाएगा 2000 रुपया, और इसकी जो कॉस्ट है वो ज्ञात हो जाएगी 3400 रुपया। ठीक इसी प्रकार से बाकी सारी कंपटीशन पे हमें करनी है। तो आधार समझे कि अगर पूरी फैक्ट्री या किसी या गत वर्ष को भी आधार दिया जा सकता है, अगर गत वर्ष के आधार पर इस वर्ष प्रभावित करने हो तो भी ऐसे ही करते हैं। और पूरी फैक्ट्री, वास्तव में अवशोषण का मतलब होता है पूरी फैक्ट्री में जो उपरी व्यय हुए हैं उनको विभिन्न उपकार्यों के ऊपर प्रभावित करना है। तो वो जो प्रभार करने का आधार है वो अवशोषण की दरें हैं, इनमें से एक दर सेलेक्ट की जाती है। फिलहाल जैसे यहाँ पे हम देखें तो ऐसे ही डायरेक्ट वेजेज की अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो डायरेक्ट वेजेज परसेंटेज, ओवरहेड्स में किसका भाग दे देंगे, ओवरहेड जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ये प्रोडक्शन ओवरहेड, इस प्रोडक्शन ओवरहेड में डायरेक्ट वेजेज का भाग दे देंगे। तो यहां पर 20,000 में 8,000 का भाग देकर प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, और फिर वापस वेजेस के ऊपर वो प्रतिशत अप्लाई करके वो राशि यहां पर लिख दी जाएगी अगर रेट ये वाली प्रतिशत रीति लगाई जा रही है। तो ऐसे ही अगर मूल लागत रीति लगाई जा रही है तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है इसमें हम प्राइम कॉस्ट का भाग देंगे। ये रीति क्या कहला जाएगी, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई करें 100 से क्योंकि परसेंटेज है। प्रोडक्शन ओवरहेड 20,000, प्राइम कॉस्ट है 12,000,
मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसमें इसका भाग दे दें तो ये हो जाएगा 16.67% अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर ये जो प्राइम कॉस्ट आई है इसका 16.67% हम करेंगे और यहां पर जो लिखेंगे वो ओवरहेड हो जाएगा। तो अवशोषण की दरों के आधार पर जॉब पर, उपकार्य के ऊपर ओवरहेड्स की राशि ज्ञात हो गई। ओवरहेड्स प्रभारित किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं, क्योंकि सीधे वो किसी जॉब से, उत्पादन की इकाई से संबंधित नहीं होते हैं। तो इनको बांटना पड़ेगा और उसका आधार इनमें से कुछ हो सकता है। अभी मैंने बोला अगर सामग्री बाहुल्य है, सामग्री की लागत ज्यादा है, तो इस दर का काम में लिया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल परसेंटेज मेथड काम में लिया जाता है। और अगर श्रम ज्यादा है उसकी कॉस्ट में, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रम ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमें काम में लेना चाहिए डायरेक्ट वेजेज परसेंटेज मेथड। प्राय मूल लागत रीति काम में नहीं ली जाती है, परंतु हो प्रश्न में तो हम इस प्रकार से कंपटीशन कर सकते हैं। ऐसे ही अगले देखें आप, जो दर आधारित है, रेट बेस्ड है, वो कौन सी है और किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है? ये सारी प्रतिशत आधारित थी, ये रेट बेस्ड है। रेट बेस्ड में आप पहला देख रहे हैं वो लेबर आवर रेट, श्रम घंटा दर, लेबर आवर रेट। तो लेबर आवर रेट हम सबसे पहले कंप्यूट करेंगे। वो कैसे कंप्यूट होगी? जो ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं, जिनको ओएच से मैं डिनोट कर रहा हूं बार बार, ओवरहेड्स का मतलब ओएच, प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसमें इफेक्टिव लेबर आवर्स का भाग दे दें। तो आप देख रहे हैं अभी भी वही स्थिति है कि जो फार्मूला बनता है उसमें ऊपर तो प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि इसकी रेट हमें ज्ञात करनी है, प्रतिशत हमें निकालने थे पहले ही रीतियों में, अब हम रेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 100 से गुणा नहीं कर रहे हैं, प्रतिशत में 100 से गुणा कर रहे थे हम। और नीचे भाग किसका देंगे? उसका जो हमारा आधार है, जो रेट है वो है श्रम घंटा, तो यहाँ पे श्रम घंटों का भाग हम दे रहे हैं, लेबर आवर्स का भाग दे रहे हैं। इफेक्टिव का मतलब ये है कि अगर कोई शॉर्ट और आइडल आवर्स प्रश्न में दे रखे हो तो उनको आप उसमें से घटा दीजिए, कितने घंटे श्रमिकों ने काम किया वो यहां पर आएगा। अगर मैं मान लूं एक एग्जांपल के तौर पे कि एक शिफ्ट होती है 8 घंटे की और 10 श्रमिकों ने उसके ऊपर काम किया, तो 8 को 10 से गुणा कीजिए, 80 श्रम घंटे हो गए। अगर उन्होंने उसमें से 3 घंटे प्रोडक्शन पर नहीं लगाए तो वो 80 में से 3 घंटे हम हटा देंगे। अगर ये सामान्य कार्यहीन समय है तो उसको हम उसमें से हटा देते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे कि फिर वापस एग्जांपल वही रहने देते हैं कि ये प्रश्न में दे रखा है कि पूरी फैक्ट्री में इस प्रकार की खर्चे हुए और कॉस्ट ऐसे हुई। एक्स्ट्रा जो सूचना है इस बार किससे संबंधित होगी? आवर्स के। तो एक एग्जांपल के तौर पे यही राशियां तो यहां हैं और प्रश्न में एक्स्ट्रा सूचना है कि 800 श्रम घंटों का प्रयोग किया गया। फैक्ट्री में 800 श्रम घंटों का प्रयोग किया गया था। तो लेबर आवर रेट क्या हो जाएगी? 20,000 ओवरहेड है यहां पर 20,000 और इफेक्टिव लेबर आवर्स कितने हैं? 800। तो ₹25 पर लेबर आवर। 1 घंटा अगर काम होता है तो 25 रुपए श्रम की दर है, प्रोडक्शन ओवरहेड की दर है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड लगते हैं 25 रुपया प्रति श्रम घंटे के हिसाब से। तो जो भी जॉब है उसमें देखिए कि प्रश्नानुसार कि कितने लेबर आवर्स हैं, उन लेबर आवर्स को आप कंप्यूट कीजिए और फिर जितने लेबर आवर्स दे रखे हैं उसको आप इस रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेबर आवर्स मान लो उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, मान लो वो कहते हैं प्रश्न में कि 20 घंटे लगते हैं इस जॉब को पूरा करने के लिए, तो 20 घंटों को गुणा कीजिए इस रेट से और
ये जो हो जाएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड, इस जॉब की कॉस्टिंग में लिखने के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएंगे 500 रुपया। तो इस प्रकार से हम लेबर आवर रेट का प्रयोग करते हैं किसी भी उपकार्य या इस वर्ष के किसी प्रोडक्शन सेंटर पे ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रभावित करने के लिए कि कितना रुपया उसमें चार्ज किया जाए। ठीक इसी प्रकार से अगली रेट है मशीन घंटा दर। तो जैसे आपने इसको समझा है, आप खुद भी बना सकते हैं कि मशीन आवर रेट क्या हो जाएगी, MHR क्या हो जाएगी, मशीन आवर रेट कैसे कंप्यूट हो जाएगी। अब ये जिस ओवरहेड की रेट निकालनी है वो प्रोडक्शन ओवरहेड, वो ऊपर लिखिए और नीचे क्या लिखिए, ये आधार है, डिनोमिनेटर साइड में इसको लिखें तो इफेक्टिव मशीन आवर्स का इसमें भाग दे दीजिए, तो ये रुपीस में रेट आ जाएगी पर मशीन आवर। एक मशीन घंटा अगर होता है तो इतने रुपए ओवरहेड्स लगते हैं। इसके आधार पर उस जॉब में कितने मशीन घंटे लगे उसको देखकर उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस जॉब में, उपकार्य में प्रोडक्शन ओवरहेड कितने प्रभावित किए जाने हैं, कितने लिखे जाने हैं, वो राशि हमें ज्ञात हो जाएगी। यहां पर प्रैक्टिकली जब हम सवाल करते हैं तो मशीन आवर रेट में जो कंपटीशन करने का तरीका है वो ये कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे हैं, अगर ये सीधे दे रखे हैं तो ये सीधी रेट ज्ञात हो जाएगी, परंतु प्रश्न में हमें कई बार बहुत सारी मदें मिलती हैं, ऊपरी व्यय की मदें मिलती हैं, जैसे कि रिपेयर है, मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, पावर है, एटसेट्रा। तो आप क्या कीजिए, जितनी भी मदें दे रखी हैं उनको दो भागों में बांटना पड़ेगा। समय आधारित जो मदें हैं, खर्चों की मदें हैं, ऊपरी व्यय की मदें, वो जो समय से आधारित है, समय पर संबंधित की जा सकती हैं, उनको हम उसमें कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में जो भी समय से संबंधित मद है उन सबको यहां पर ऐड कर लिया जाता है और फिर इसमें ये जो टोटल राशि आई है, इस टोटल में मैं इसको वापस से ऊपर ले लेता हूं। ए भाग बना लें स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब जो फिक्स्ड है, उत्पादन के घटने या बढ़ने से ज्यादा प्रभावित ये नहीं होते हैं, समय से संबंधित है। इतनी अवधि अगर अपन काम करेंगे तो इतना रुपया लगेगा। वो सारे स्टैंडिंग चार्जेस जितनी भी राशि मदें आपको प्रश्न में मिलती हैं ऐसी, उन सबको आप यहाँ पर ऐड कर लें, इसका टोटल ज्ञात कर लें और फिर इस शीट के ऊपर यहाँ पे लिखा जाता है इफेक्टिव मशीन आवर। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो आप याद रखिए कि अगर इफेक्टिव मशीन आवर्स एक महीने के हैं तो ये व्यय भी आप एक महीने के लीजिए। अगर ये इफेक्टिव मशीन आवर्स एक सप्ताह के हैं तो ये मदें भी आप एक सप्ताह के लीजिए और अगर ये वार्षिक है तो ये भी सारी खर्चे भी वार्षिक लीजिएगा। अगर अवधि में परिवर्तन है तो उसको कन्वर्ट कर ले मशीन आवर की अवधि के अनुरूप। इसमें हम भाग देते हैं यहां पर स्टैंडिंग चार्जेस जो ये आ गए हैं, इसमें हम भाग दे देते हैं इफेक्टिव मशीन आवर्स का। तो ये दो हिस्सों में कर ली गई। प्रोडक्शन ओवरहेड जो टोटल हो रहे हैं उसमें भाग दें, अगर सीधा दे रखा है अपने को कुल अमाउंट, और अगर ऊपरी व्यय की मदें दे रखी है तो उसको बांट लें स्टैंडिंग चार्जेस। और जो दूसरा भाग है वो है मशीन चार्जेस, ये स्थिर व्यय है। और मशीन चार्जेस को रनिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, परिवर्तनशील व्यय भी बोलते हैं, इसको मशीन से संबंधित व्यय भी बोलते हैं। यानी कि मशीन के चलने या ना चलने से जो सीधे संबंधित हो वो सारी मदें यहाँ पर लिखी जाती है। मेनली इसमें डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर्स इसमें होता है, परंतु अगर डेप्रिसिएशन की गणना
समय पर आधारित है, घंटों पर आधारित नहीं है, तो उसको स्टैंडिंग चार्जेस में ले जाना चाहिए। पावर और रिपेयर्स यहाँ पर रह जाएंगे, और जो भी मशीन के चलने से संबंधित वे प्रश्न में दे रखे हो उन सबको यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। इनमें क्या किया जाता है, जो इंडिविजुअल मद है इसी में मशीन आवर्स का भाग दे दिया जाता है, और ये पर मशीन आवर में ही कैलकुलेट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो स्टैंडिंग रेट आई है पर आवर की ये, और ये सारे जो रेट हैं वो यहां पर, और इसके बाद में सी भाग है ये MHR, A प्लस बी का योग। तो प्राय स्टैंडिंग चार्जेस टोटल अमाउंट में लेके उसमें इफेक्टिव मशीन आवर्स टोटल में भाग देके एक ही रेट निकाली जाती है, और मशीन चार्जेस जो वेरिएबल हैं, मशीन के चलने न चलने से संबंधित वे हैं, उनको सीधे ही इंडिविजुअली आइटम वाइज मशीन आवर का भाग देके पर मशीन आवर रेट निकाली जाती है, और टोटल यहाँ पर करके बाहर लिख दिया, ए और बी दोनों का योग है वो मशीन आवर। तो अगर व्यय की मदद दे रखी है तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट बना के MHR ज्ञात कर लेंगे। ध्यान यहाँ पर भी ये रखना है कि जब हम इफेक्टिव मशीन आवर्स की बात कर रहे हैं तो जो अनुत्पादक नॉन प्रोडक्टिव मशीन आवर्स हैं, उन नॉन प्रोडक्टिव मशीन आवर्स को यहां से आप हटा दीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम है तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, और कार्यहीन समय है तो कार्यहीन समय में ध्यान रखिएगा, आइडल टाइम में ध्यान रखिएगा कि असामान्य कार्यहीन समय को हटाया नहीं जाता, वो इसमें शामिल रहते हैं। एबनॉर्मल आइडल टाइम should be included in effective machine hours, whereas normal idle hours should be excluded. उनको सामान्य कार्यहीन घंटों को हम इसमें से हटा देते हैं। तो बेकार और कार्यहीन को दो भागों में देखिए, असामान्य और सामान्य। सामान्य को हटा दें और असामान्य को इसमें शामिल रहने दें। तो इस प्रकार से जिसको नॉन प्रोडक्टिव प्रश्न में स्पष्ट कह रखा है कि नॉन प्रोडक्टिव या अनुत्पादक समय है ये, तो उसको आपको हटाना है इसमें से, और इफेक्टिव टाइम को यहाँ पर शामिल रहने देना है। तो ये दर है मशीन आवर रेट। तो बहुत है। फिर अब वापस बात है कि इन दोनों में से कौन सी दर, तो जहां पर श्रम के आधार पर लेबर्स, नंबर ऑफ लेबर्स ज्यादा है और उसके आधार पर अगर प्रोडक्शन कार्य किया जाता है तो वहां पर श्रम घंटा दर काम में आती है। और जहां पर मेनली प्रोडक्शन में मशीनें काम आती है, जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लागत ज्यादा इन्वेस्ट की हुई है मशीनों में, तो ऐसी स्थिति में मशीन घंटा दर काम में आती है। इसके अलावा भी दर है मिश्रित या दोहरी दर। मिश्रित या दोहरी दर को कंबाइंड रेट भी बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रेट भी बोलते हैं, या ड्यूल आवर्स रेट भी बोलते हैं। मैं यहां पर ड्यूल आवर रेट लिख रहा हूं, बुक्स में इसको मिक्स्ड या कॉम्प्रिहेंसिव या कंबाइंड रेट कहा गया है। इसमें भाग तो उसी इफेक्टिव मशीन आवर्स का देना है जो अभी हमने देखे कैसे कंप्यूट किए जाते हैं, और यहां पर जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसके साथ में ऑपरेटर्स वेजेस भी शामिल कर लिया जाता है। प्रोडक्शन ओवरहेड और अगर कोई ऑपरेटिंग वेजेस है तो उस ऑपरेटिंग वेजेस को इसके साथ में शामिल करें, क्योंकि अगर ये राशि महत्वपूर्ण है तभी इस दर की बात आ रही है। अगर ये राशि नगण्य है, बहुत कम है इस प्रोडक्शन ओवरहेड की तुलना में, तो फिर तो मशीन आवर रेट ही काम में आ जाएगी। तो अगर ये महत्वपूर्ण राशि दे रखी है तो इन दोनों का योग कीजिए और उसमें इफेक्टिव मशीन आवर का भाग दीजिए, और इस प्रकार से ये राशि पर मशीन आवर पे कंप्यूट हो जाएगी। तो जब हम किसी जॉब की ओवरहेड्स निकाल रहे हो तो उसके मशीन आवर्स उस जॉब में कितने लगे उस जॉब को कंप्लीट करने में, उससे इसको गुणा कीजिए तो उस जॉब की ओवरहेड्स की राशि आ जाएगी। ऐसी क्रिया दर है, एक्टिविटी बेस्ड रेट है। तो जो एक्टिविटी रेट है उसमें जो लागत के समूह बना लिए जाते हैं, कॉस्ट पूल बना लिए जाते हैं, और उन कॉस्ट पूल्स के आधार पर फिर प्रत्येक लागत समूह
की सेपरेट दर ये ज्ञात की जाती है। उसको हम एक्टिविटी बेस्ड, उस एक्टिविटी में जो कॉस्ट पुल है उससे संबंधित दर निकाली जाती है। तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी से संबंधित दर हो जाती है। तो इसको हम कंप्यूट करते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ पर्टिकुलर, उस विशेष एक्टिविटी के लिए, पर्टिकुलर एक्टिविटी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, और उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज का भाग दे देते हैं। इस आधार पर एक्टिविटी रेट कंप्यूट की जाती है लागत समूह बनाकर, और उसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में जो हमने अवशोषण की विधियां देखी, प्रतिशत आधारित हो गई, दर आधारित हो गई। अब है अंत में उत्पादन आधारित। उत्पादन आधारित में कितना उत्पादन किया गया उसके आधार पर यूनिट रेट निकाली जाती है। अगर उत्पादन इकाइयों में हो रहा है तो यूनिट रेट कंप्यूट हो जाएगी कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उस बस्टेड पीरियड के, उसमें हम भाग देते थे प्रोडक्शन का, आउटपुट का भाग दे दीजिए कितना उत्पादन किया गया। तो इस आधार पर जो रेट आई उसको हम यूज करते हैं ओवरहेड्स की राशि, प्रोडक्शन ओवरहेड की राशि उस जॉब के लिए, कार्य के लिए ज्ञात करने में। तो ये विभिन्न प्रकार के अवशोषण की विधियां थी। उत्पादन ऊपरी व्यय के अवशोषण की रीतियां, विभिन्न प्रकार के जो रीतियां हैं उसका हमने प्रयोग सीखा कि कैसे जॉब की कॉस्ट ज्ञात करते समय ऊपरी व्ययों को लिखा जाता है, उनकी गणना की जाती है। मुख्यतः तो हम जब अवशोषण की दरों की बात करते हैं तो उत्पादन ऊपरी व्यय की होती है। इसके अलावा अगर प्रशासकीय ऊपरी व्यय प्रायः वो स्थिर होते हैं, तो स्थिरता के आधार पर केवल उसका बंटवारा हो जाता है। तो अगर हम ये प्रशासकीय ऊपरी व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का अगर हम अवशोषण की बात करें तो ये कारखाना लागत के ऊपर आधारित हो सकते हैं, ये परिवर्तन लागत का प्रतिशत के रूप में हो सकते हैं, ये विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में हो सकते हैं। तो जो भी हमारा आधार हो वो डिनोमिनेटर साइड में रखिए और ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रखिए। इस प्रकार से ये जो भी प्रश्न में आपको आधार दे रखा है उसको नीचे रख के ये दर ज्ञात की जा सकती है प्रतिशत में। इसी प्रकार से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखे हैं, तो जो ऊपरी व्यय की विभिन्न मदें आपको प्रश्न में दे रखी हो, जैसे कमीशन, गोडाउन का किराया वगैरह वगैरह, तो उसको उपयुक्त आधार पर बांट लीजिए अनुपातिक रूप से कि अगर पूरी संस्था में विक्रय हो रहा है 1 लाख रुपए का और इस जॉब पे विक्रय हो रहा है 10,000 रुपए का, तो उसका 10% यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा। तो उसमें सीधे ही आपको जो आधार प्रश्न में दे रखे हो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, उस आधार पर आप बंटवारा कर लीजिए, बांट दीजिए उसको उसी दर पे। अगर प्रतिशत हमें निकालने हैं तो जिस आधार को आपने दिया है वो फार्मूले में डिनोमिनेटर साइड में रखिए, हर पक्ष में रखिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये सारी थी अवशोषण की दरें। इस आधार पर किसी भी जॉब में, उपकार्य में ऊपरी व्यय की राशि प्रभावित की जाती है, लिखी जाती है। धन्यवाद।